नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर के जो कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। और इसके अलावा जो सांसदों का निलंबन हुआ है, 141 सांसद अभी तक निलंबित किए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों ही सदनों से। और उसको लेकर के भी 22 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। उसकी तैयारी की गई है, चर्चा की गई है। और इस बैठक में और किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है उसमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी खत्म हुआ है, शीतकालीन सत्र की कार्यवाही को लेकर के भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्यादा जानकारी साझा की जा सकती है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान साथ में मौजूद हैं और कांग्रेस के अन्य विधायक भी साथ में मौजूद हैं। नेता, कार्यकर्ता और सभी विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे। हरियाणा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले जो लिए गए उसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा करेंगे अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। तो यहां पर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक हुई है और इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आने वाले दिनों के लिए, कौन कौन से क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो प्रदेश भर में रहने वाले हैं कांग्रेस के, उन तमाम महत्वपूर्ण बातों को लेकर के ज्यादा जानकारी साझा करेंगे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। ये बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी। यहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी मौजूद हैं और कई विधायक भी यहां पर मौजूद हैं। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो कार्यक्रम बनाए गए हैं आने वाले दिनों के लिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। और कांग्रेस की बैठक हुई है, हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं उसके बारे में अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे। आज करेंगे तो जो इन टोटलिटी हुआ है ये सेशन बिल्कुल निरस और जो सरकार ने जितने जवाब दिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास कोई अचीवमेंट है ही नहीं दिखाने के लिए। हर उसमें ये जो है पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं, जैसे बेरोजगारी का दिया, बेरोजगारी के आंकड़े दिए मुख्यमंत्री जी ने कि वे हमारे उसमें एक एजेंसी का दे दिया बेरोजगारी का, जबकि मैंने उससे पूछा जो नीति आयोग की है उसके हिसाब से बेरोजगारी हरियाणा में 9% है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, जबकि 2014 में 2.9 थी। बेरोजगारी घटाने के लिए और बजाय और बढ़ा दी इसमें एम्प्लॉयमेंट। और ये देखो, ये मेरा कहना नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ निकाली हुई ये पार्लियामेंट में दीपेंद्र का सवाल था और उसमें जो जवाब दिया है मिनिस्टर ने, उनके जो रामेश्वर के स्टेट मिनिस्टर, उसमें ये 9% आया हुआ है। ये लोकसभा का जवाब दिया हुआ, राज्यसभा में सॉरी, जबकि 2012 में 4.3, 2014 में 2.9 और 15-16 से बढ़ती चली गई। 15-16 में 3.3,
16-17 में 5.2, 17-18 में 8.4, 18-19 में 9.3 और ये अब जो है कि 21-22 में 9, ये जबकि ऑल इंडिया की एवरेज जो है 4.1। तो इससे भी फालतू है बेरोजगारी की। ये आपने देखा, इन्होंने जो CMI की रिपोर्ट है उसमें तो 30% से ज्यादा है। मतलब जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में 1 है। आप देख रहे हैं इसी प्रकार से। और जो इनका मैनिफेस्टो में कहा कि हम तो प्राइवेट नौकरियों में भी 75% जो है जो हरियाणा डोमिसाइल को देंगे। और इनके नौकरी देखो, अभी वीडियो का कल रिजल्ट निकला है हरियाणा के प्रति। 7 BDPO भर्ती किए हैं, जिसमें से 4 गैर हरियाणवी हैं। क्या मतलब हरियाणा में लायक बच्चे नहीं है? इसी प्रकार कोई भी आप नौकरी दिखा लो तो उसमें यही फर्जीवाड़ा मिलता है इनका। और इसमें जो है कहा मुख्यमंत्री जी ने गीता पे हाथ रख के, लेकिन जो पहले हो चुका, फ्यूचर की तो कह रहे हैं, लेकिन जो पहले हो लिए किसको सजा दी भाई? कितने आदमी पकड़े गए? मैं बहुत सारे मेरे सामने हैं, वे बिल्कुल विपरीत हैं। फिशरी भर्ती के दौरान विजिलेंस की जांच आदेश 2017 में हाई कोर्ट ने दिए थे, और जबकि आज तक उस जांच का कोई अता पता नहीं। उस मामले में एक ही गांव के बहुत लग गए थे। इसी प्रकार 2018 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर रेड पड़ी थी, और उस रेड के बाद कुछ क्लर्क लेवल और उनके नीचे कर्मचारियों को गिरफ्तार करके यह दावा किया गया था कि भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन जब इस मामले में चालान दायर किया गया तो माननीय पंचकुला कोर्ट ने अपने 4 दिसंबर 2018 में जांच से असहमति जताते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, आज तक वह जांच नहीं हुई, आरोपियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से HCS की भर्ती में जहां सरकार ने विजिलेंस द्वारा मारी गई रेड पर अपनी पीठ को थपथपाने का काम किया था, वहां उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवा दिया गया। तो इस प्रकार से है। और एक और जो चल रहा है कौशल रोजगार निगम, ये जो है मतलब अब तक एक JBT तो भर्ती नहीं किया इन्होंने, और कह रहे हैं अब इतनी नौकरी दे दी। कौशल रोजगार में जो भी जाते हैं वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। हमारी सरकार ने फैसला किया था कि ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे हम, और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई नौकरी देने के लिए। यहाँ तक कि इजराइल में और कहाँ दुबई में बाउंसरों की जरूरत है। ये तो वो अंतिम पता इसमें खाली, ये तो एक किस्म से एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। वो सरकारी नौकरी देने का ये कौशल रोजगार से ऐसे इन्होंने काम किया है। और 2 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं, रिक्त स्थान है, वो खाली पड़ी है। और युवाओं के साथ जो है एक किस्म से बदा मजाक किया जा रहा है हमारे युवाओं के साथ। मतलब इजराइल में भेज रहे, इजराइल से तो हिंदुस्तानियों ने भी अपने आदमी बुला लिए थे सरकार ने, वहां उनको बचाने के लिए मतलब एक सुविधा प्राप्त की थी कि भाई जो हिंदुस्तानी वहां पर है सेफ एंड साउंड आ जाए, ये वहां भेज रहे, कोई मतलब नहीं इनका। तो ये ऐसे है। और जो जितनी नौकरी देते हैं विशाल कौशल रोजगार में, ना तो उसमें कोई मेरिट है,
ना ना कोई रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, फिक्स्ड है। और कोई भी एजेंसी एडवर्टाइज करती है हमारे को देती है, वो कौशल रोजगार योजना में डाल देते हैं। तो ऐसा तमाशा बना रखा है। फिर बहुत सारा क्लेम किया गया, भाई हमने शिक्षा में ये किया वो किया। जो एजुकेशन पॉलिसी है केंद्र की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जीएसडीपी का 8% खर्चा होना, 6% खर्च करना चाहिए, और इन्होंने किया बजट में कुल 2%। स्कूल बंद कर दिए, आधी से ज्यादा टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी, 50%, और एक जेबीटी भर्ती नहीं किया। हाईकोर्ट जुर्माना करती है, और ये खुद मानते भाई हमारी इतनी जगह खाली है। और ये आरबीआई रिपोर्ट के भी मुताबिक भी हरियाणा ने शिक्षा पर खर्च कम किया है, जो करना चाहिए। तो शिक्षा का तो बंटाधार इन्होंने कर दिया। एक भी 11.76% कम, 11% कम किया इन्होंने। तो एक भी जो है जेबीटी भर्ती नहीं किया इन्होंने। और अब टीजीटी पीजीटी ये भी कौशल रोजगार योजना में दे रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे है कि ना तो उनकी पेंशन होगी कभी, ना नौकरी पक्की मिलेगी, 2 साल के बाद क्या होगा उनका, ना तनख्वाह पूरी। इसी प्रकार से जो हेल्थ के मामले में बहुत उन्होंने क्लेम किया, उसमें सरकारी क्षेत्र में जो है ना, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, एक एक करके बताता हूँ कि ये कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो तो दूर है, कोई खोलने का कोई वो नहीं है। लेकिन रोहतक पीजीआई में 5144 सैंक्शन पोस्ट है, और उसमें से 2385 खाली हैं। ये तो है। इसी प्रकार करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 944 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 459 पद खाली हैं। हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में 1062 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 670 पोस्ट खाली हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 1019 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें से 473 खाली पड़ी हैं। मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 878 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 492 पद खाली पड़े, 692 पद खाली पड़े, 878 में। तो कहाँ जाएंगे लोग? मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं का भट्टा बटा दिया। गवर्नमेंट की तो यही कॉलेज है जो मैंने कहा, गवर्नमेंट रन तो यही मेडिकल कॉलेज है, उनकी ये स्थिति है, किसी भी एक जगह भी नहीं। मैंने तो कहा था कि पीजीआई में जाओ रोहतक में, वहाँ जबकि हमारे समय में दवाई फ्री थी सबको, वहाँ अब आपका साबुन नहीं है, डॉक्टर कहते हैं। ऐसी परिस्थिति कर दी। तो हाँ, सफाई नहीं है, हाँ फिनाइल नहीं है, साबुन नहीं है। तो ये परिस्थिति है वहाँ पे। इसी प्रकार से हर वर्ग का, जैसे मैंने कहा, हमारे समय में आज पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियां हड़ताल कर रही हैं। हड़ताल पे हैं आज कोशिश की उन्होंने। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का असर सीधा लोगों पर पड़ता है जब सब्जी के भाव बढ़ते हैं। तो इसलिए उस समय हमने ये सोच के कि लोगों को ठीक दाम पे सब्जी मिले, हमने मार्केट फीस इस पर 0 कर दी थी सब्जी मंडियों में। आज इन्होंने मार्केट फीस बढ़ा दी, और ये भी कहा 2% लगा दिया है। व्यापारी और अफसाई के राजगुल महीने 10 दिन एक बार इकट्ठा होने के लिए ले लिया, इकट्ठी ले लेते, एडवांस में कर रहे हैं, ये हमारे को दो, जितना टैक्स एंटिसिपेटेड है, पहले तो हुआ नहीं।
तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी को असर करती है। सब्जी मंडियों में कोई मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी माफ़ की थी, भाई हमारी सरकार आई तो फिर हम इनको छूट देंगे सब्जी मंडी में। इसी प्रकार जो क्राइम है, क्राइम एनसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे तो महिलाओं की असुरक्षा में टॉप पर है हरियाणा, यहाँ असुरक्षित है। अब ट्रांसपोर्टेशन का मान लो आम आदमी को रोडवेज की जरूरत पड़ती है, हर आदमी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनके समय में मैं बता रहा हूँ बसें घटी हैं, बढ़नी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। 2014-15 में 4083 बसें थी हमारे पास, जबकि अक्टूबर 2023 में घटकर ये 3119 हो गई, जो कि सैंक्शन बेड़े की संख्या से 1700 बसें कम है। 1700 बसें और होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से लोड बढ़ता है इसका। तो सुविधा मतलब क्या तो देते हैं भाई हम लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, बस तो है नहीं इनके पास। बसों का इस्तेमाल तो जो इनकी यात्रा चल रही है उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे खड़े रहते हैं, ये इनके सरकारी तंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक फिर फसल बीमा योजना में जो है प्रीमियम ज्यादा गया है, लोगों को अब तक मिला नहीं ना। बाढ़ का पैसा, बाढ़ में जो फसल खराब हुई थी उसका मिला, क्योंकि क्लस्टर में तो जो है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम तो ले लिया, लेकिन आगे कार्रवाई करने से मतलब रहेगा। यहाँ तक है कि वर्ष 2022-23 में एसी एक कंपनी है, AIC कंपनी ने किसानों से 703.83 करोड़ रुपया प्रीमियम दिया, लेकिन कुल उसमें 7,86,00,000 रुपए ही का मुआवजा दिया, प्रीमियम दिया। और ये तो मतलब दिया हुआ है वहाँ पे लोकसभा में उनका आया है, ये निकालना भाई, हाँ ये होगा ना, निकालना इसको 700 कुछ प्रीमियम और 7 करोड़ मतलब कंपनसेशन। इतनी लूट मची है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। नहीं होता है, एग्री होता है एकमात्र इसका जो है ये दिया हुआ है। AIC हरियाणा में AIC 703 करोड़ का प्रीमियम और 7.46 कंपनसेशन। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी आप विषय उठा लो, इनका दिखाएं। इसी प्रकार से हरियाणा में खिलाड़ियों की दुर्दशा हो रही है, वो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको नौकरी नहीं लग रही, उनका प्राइज मनी नहीं मिल रही। इसी प्रकार से जो चीफ मिनिस्टर की घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, वहाँ घोषणा तो बहुत कर देते हैं। विधानसभा में यही हुआ, हर MLA उठा, उसने यही कहा अगर जी फलाने सन में वहाँ घोषणा करके आए थे हमारी सड़क की, कोई कह रहा पुल की घोषणा करके आए थे, कोई कह रहा था बस के अड्डे की घोषणा करके आए थे, कोई कह रहा था कॉलेज की घोषणा करके आए थे, कोई नहीं। 2022 जो है जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक की स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की 1770 घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन पूरी कुल 262 हुई है। और कर्जे में डूबने का काम कर दिया। कितनी हुई है? 62। देखिए इनकी नॉर्म्स जो FRBM में जो नॉर्म्स थी 2005 में, जैसे हमारे समय में 15 या 17% थी, आप 30% इन्होंने कर दी। लेकिन अगर इनका लगाए हिसाब तो देव क्रॉस लिमिट,
37.7% हो गई अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ 30% फिक्स्ड बाय फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ने 30% की थी, क्योंकि FRBM 2005 में ये लिखा हुआ है स्टेट डेट मस्ट इंक्लूड इंटरनल बोरोइंग, मतलब लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली, फिर पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट्स, स्मॉल सेविंग वगैरह, एंड गवर्नमेंट गारंटीड लोन raised by government companies. According to state debt to GSDP comes to 37.7%. Against 30% fixed. During the 9 years, the government has placed the state into debt trap, and hence we are likely to face Punjab-like situation. मैं कई दिन से कह रहा हूँ, लेकिन ये इस बात को मानने की तैयार नहीं है, सही फिगर देते नहीं है। ये तो कहते हैं हम विद इन नॉर्म्स हैं, लेकिन नॉर्म्स को क्रॉस कर चुके हैं। 37% हो गया इनका। ये मोटी मोटी बात है भाई। बाकी जो हमारी आज मीटिंग थी उसके बारे में अध्यक्ष जी ब्रीफ कर देंगे। हमारे कांग्रेस के विधायकों की और पूर्व विधायक और जो हमारे असेंबली कैंडिडेट से वरिष्ठ नेता उनकी मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि वहाँ इंडिया की भी मीटिंग हुई है, इंडिया ब्लॉक की भी, और कांग्रेस का 138 साल कंप्लीट हो रहे हैं 28 तारीख को, तो उसके बारे में मीटिंग बुलाई गई थी। अध्यक्ष जी आप ब्रीफ कर दो, फिर कोई सवाल पूछ लेना मेरे से भाई। जैसा कि आदरणीय हुड्डा साहब ने आपके को बताया कि आज हमारी पार्टी की मीटिंग थी, जो पीसीसी के जो डेलीगेट हैं और जो सीनियर जो साथी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड और जो दूसरे जो हमारे प्रकोष्ठ के हेड, उनकी मीटिंग बुलाई थी। और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो पास किया कि 138 साल हमारे 28 दिसंबर को हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उस दिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, आज़ादी की लड़ाई लड़ने का इतिहास और उसके बाद में जिस तरह से देश का जो निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उस पर सबको चर्चा करने के लिए 28 तारीख को सभी बूथ, ब्लॉक और जिला में सभी जगह कांग्रेस पार्टी का झंडा 9 बजे तक फहरा करके सारे प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ये भी फैसला लिया कि जो देश में जो परिस्थितियां जो चल रही हैं, जिस तरह से संसद का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष के साथ जो जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से पूरी तरह से 142 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जो कि कभी भी इतिहास में नहीं हुआ कहीं भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में। विपक्ष की आवाज़ सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। विपक्ष सिर्फ ये चाहता था कि ये संसद में सुरक्षा में चूक क्यों हुई, क्या कारण थे, चूक के क्या कारण है और आने वालों का क्या मकसद है, उस पर चर्चा की जाए। गृह मंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें, बजाय हाउस को जवाब देने के। बाहर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरे जगह करते रहे, बयान देते रहे, लेकिन हाउस में नहीं दे रहे थे। तो उसके लिए सांसदों ने दबाव बनाया कि यहाँ पर जवाब दिया जाए, और उसके विरोध में उनको सभी 142 सांसदों को बाहर कर दिया गया। तो ये एक लोकतंत्र के खिलाफ जो कृत्य है, और इसके बारे में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ 22 तारीख को, परसों 22 तारीख को सभी जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। और इस जो सरकार के जो कृत्य है, इसका विरोध पूरी जोर से, क्षमता के साथ में इसका विरोध किया जाएगा। साथ ही पार्टी ने यह भी निर्णय लिया कि 138 साल होने पर, क्योंकि सारा जो संसाधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, चाहे वो
संवैधानिक एजेंसियां हों, चाहे इलेक्टोरेट बॉन्ड के माध्यम से जो सारा जो फंड जो आता है 95% वो सत्ता पक्ष को जाता है, जिससे संतुलन नहीं बन पाता लड़ाई लड़ने में। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1920-21 में एक फंड स्थापित किया था उनका तिलक जी के नाम से, तिलक स्वराज फंड। जनता से आह्वान किया था और उससे जो फंड मिलता था उससे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, देश को आज़ाद करने के लिए। तो आज भी परिस्थितियां वही हैं कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए, सरकार से मुक्ति पाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भाई सभी एक बूथ में कम से कम 10 लोगों से 138 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी कि एक बूथ पर 1380 रुपये कम से कम ये प्रेरित किया जाए जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जो फंड दिया जाए। उसके अलावा कोई जो ज़्यादा देना चाहता है, कोई 138 के अलावा 1380 देना चाहता है, कोई 13,800 देना चाहता है या 1,38,000 देना चाहता है, तो उनके लिए अलग अलग सब से आह्वान किया है कि अपनी क्षमता के अनुरूप जो दान जो दे सकते हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को दान दें। तो बहुत लोगों के अंदर जोश और उत्साह था। आज भी लगभग अभी हाथों हाथ ही अभी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लोगों ने डोनेशन के लिए अपना वो किया। बाकी तो डोनेशन सारे उसमें से गाँव में सबसे ब्लॉक से आएगा। तो मैं समझता हूँ ये तो चलता रहेगा। 28 तारीख तक ये ऑनलाइन है, उसके बाद वैसे जमीनी स्तर पर भी इस पर होगा। तो उसके लिए जो आज की जो मीटिंग हुई बहुत ही फ्रूटफुल थी, बहुत ही शानदार थी। सब में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था कार्यकर्ता साथियों के, और इसमें हमें उम्मीद है कि पूरा इस सरकार से लड़ाई लड़ने में जो लोकतांत्रिक जो तरीके से हम इसमें पूरी तरह से सक्षम होंगे और सरकार की गलत नीतियों का पूरी तरह से विरोध करेंगे, परसों के प्रदर्शन में करेंगे और आगे पूरी तरह से तैयारी, चाहे लोकसभा की और विधानसभा की, पूरी तरह से मजबूती के साथ में तैयारियां चलेंगी। जवान जी, ये प्रोटेस्ट है परसों का, ये मेमोरेंडम दिए जाएंगे या किस प्रकार का प्रोटेस्ट होगा? परसों प्रदर्शन करेंगे और मेमोरेंडम भी जो डीसी के माध्यम से हम देंगे। क्या आम आदमी पार्टी आपके साथ होगी? सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का निर्णय है, हमने तो अपनी पार्टी से कहा है, बाकी जो पार्टियां है वो अपने अपने अलग अलग मीटिंग करके करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां लगाएंगे सभी। क्या कहा? क्या कर दिया? मिमिक्री की है जो हाँ। उसको सही सुना चाहते हैं। देखिए काम मेरे को तो पता नहीं किसने की है, किसकी की है, मैं क्या कह सकता हूँ। यहाँ करिए और किसी ने बता दे, या किसी को बता दो। मैंने बताया ना, मेरे को ज्ञान नहीं है इसका। ताजे जो मैंने जितना मेरे को पता है मैंने बता दिया। बयान भी दिया है, उसमें कहा है कि राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा उस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, मतलब और कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को इन पर माफी मांगनी चाहिए। तो हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने क्या किया? हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो चंडीगढ़ में थे, हरियाणा कांग्रेस के नेता तो ये प्रधान है, मैं CLP लीडर हूँ, ये विधायक है। और जो भी है वो तो उनका काम है, उनका कार्य क्षेत्र है, वो जाना भाई। मुख्यमंत्री ने कल आपको एक सलाह दी है, उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब को मेरी एक सलाह है कि जिस तरह सोनिया गांधी ने अपना पुत्र मोह छोड़ा है, वैसे हुड्डा साहब को भी हरियाणा में नए चेहरे की तलाश करनी चाहिए और अपना पुत्र मोह छोड़ना चाहिए। ऐसा है, पूरा हरियाणा मेरा है सर। और मैं हरियाणा का हूँ। सर एक सवाल है, ममता बनर्जी का बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को देखते हुए ये चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो प्रधानमंत्री का चेहरा देखें और उनको प्रपोज करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? खड़गे साहब मैं सपोर्ट करता हूँ। जो खड़गे साहब ने बयान दिया वो हमारे अध्यक्ष है, जो खड़गे साहब फैसला करेंगे हम साथ में। खड़गे साहब ने कहा है
कि भाई ये प्रधानमंत्री का फैसला बाद में होगा, पहले जीत ले। ये जो वर्षों का धरना है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो घटक है वो अलग अलग देंगे धरना? ये तो उनकी मर्जी है। कांग्रेस तो अपने स्तर पर देगी। कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा है कांग्रेस आएंगे, बाकी वो इकट्ठा भी दे सकते हैं, कोई आए तो कोई। जो इजराइल भेज रहे हैं वो किस तरह से देखेंगे? कह तो चुका मैं, आप थे नहीं वहाँ। ऐसा है, इजराइल से तो जब ये हुआ तो वापस लाए गए थे हमारे, और हर रोज रेडियो पे अखबारें पढ़ते थे इतने भारतीय सुरक्षित लाए गए हैं। आज क्यों भेज रहे हैं वहाँ? क्या वहाँ पीस हो गई है? स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो 3 दिन के शीतकालीन सत्र को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रश्नकाल में भी और शून्यकाल में भी दोनों में कांग्रेस के नेताओं को सबसे ज्यादा समय दिया गया बोलने के लिए। कोई वो थोड़ा ही है जो हमारा हक है हमने लिया हम ना, इसमें क्या बात है? सदस्य भी हैं, लोगों की आवाज उठना हमारा फर्ज है, इसमें कोई मेहरबानी हो गई क्या? आप कह रहे थे ना कि वो मुद्दे जो हम उठाना चाहते थे उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, मैंने कहा वो तो समय हम मांग रहे थे, नहीं दिया, लेकिन जितने बात थी जो उनके जवाब आए उससे संतुष्ट नहीं हम। ये मैंने कहा शुरू में, आप सुना नहीं होगा। इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग के ऊपर अब क्या है स्टैंड हरियाणा कांग्रेस का? क्योंकि पहले आपने कहा था कि हम सारी सीट खुद लड़ेंगे, और अब इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद व्हाट इज द लेटेस्ट? देखिए, कल जो मैंने अखबार में पढ़ा, बाकी तो आगे होगा, सीट शेयरिंग का होगा, स्टेट लेवल पे होगा। देखते हैं कौन क्लेम करता है। मेरे तो 10 की 10 क्लेम हमारी, कौन क्लेमेंट आता है, बैठ के बात होगी स्टेट लेवल पे, क्या आधार है, क्या पैरामीटर है। इंडिया में अभी तो शामिल नहीं है, वो तो उनका काम है, करेंगे तो मेरे को क्या है? आपको कोई आपत्ति नहीं? मेरे को किसी से कोई आपत्ति नहीं। प्रिविलेज मोशन दिया था वो आज स्पीकर साहब ने जाके हमने अस्वीकार कर दिया। एक बात आपने बताया था 3 सदस्यीय कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की अध्यक्षता में होगी। जो हमारी 3 सदस्यीय कमेटी होगी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है नवापाल की, लेकिन कल चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 5 मेंबरी होगी। एक पॉइंट नहीं, 5 मेंबरी दूसरी कमेटी, ये नहीं है, ये 3 मेंबरी कमेटी। तीसरा, एक कौरबाल जी ने ये कहा कि ये सदन के अंदर और सदन के बाहर सारी घटनाओं की जांच करेगी, तो ये थोड़ा सा विवाद होगा। कल जो बीएससी में हुआ था वो क्या था, जो कि अंदर सदन में नहीं बताई गई बात की भी कमेटी का कॉन्फ्रेंस क्या हुआ? देखिए, ये जो हुआ मामला जो हुआ, ये हुआ, शुरुआत वहाँ से हुआ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो वो है प्रिंसिपल, कौन एक्यूज जो है, वो 2005 में और 11 में उसका था, और उनको बचाने का काम तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता जी ने किया। ये क्या, ये डीडीआर कटी थी, ये थी। अब डीडीआर कटती है तो उसमें कोई इंक्वायरी होती है, एफआईआर जाती है, वो तो कुछ कहा नहीं। तो उस बात पे हमने कहा था, और ये करके जब हुआ, मैं तो था नहीं, तो हाई कोर्ट का रेफर किया। तो ये था, मैंने कहा भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस टाइम मैंने कहा है भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती। जो विधानसभा में जो बात होती है, हाँ हाई कोर्ट को देनी है, सीबीआई को देनी है, तो उस एक्यूज के खिलाफ दो, एक्यूज की थ्रो आउट करो, क्या है, दैट शुड बी द पॉइंट। बट व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन मेंबर्स, हाई कोर्ट हैज नो ज्यूरिडिक्शन, ये थी बात। तो बीएससी में फिर ये फैसला हुआ था, फिर हम प्रिविलेज मोशन लेके आए, फिर बीएससी की मीटिंग बुलाई गई, वहाँ यही हुआ कि भाई अपना जो शिक्षा मंत्री हैं इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उसमें कहा 1 मेंबर आप दे दो, 1 दे देंगे। तो ये बात तो यही हुई थी। अब 5 मेंबर कैसे हुई है मेरे को मालूम नहीं, वहाँ तो 3 मेंबर की हुई थी बीएससी में। और जो है, जो विधानसभा में ट्रांसफर हुआ है, जितनी बात हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, 2005 से करें, किसी करें, वो तो फैक्ट फाइंडिंग पे
कमेटी जाएगी और वो किसी की भी मदद ले सकती है, चाहे वो किसी सरकारी तंत्र की लेनी है, एजेंसी की लेनी है, किसकी मदद लेना चाहिए तो कमेटी फैसला करेगी। ये होगा तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो वही है होगा जो प्रिविलेज मोशन में दे रखा है वो, और बाकी जो बताया ना आपको, हाँ जो था, तो इसी वास्ते जो आपने प्रिविलेज मोशन कहा ना, इसी वास्ते एक चीज की दो इंक्वायरी नहीं चल सकती है, या तो वो बैठ गई कमेटी तो प्रिविलेज मोशन, हाँ वो कमेटी से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो प्रिविलेज मोशन फिर आ जाएगा हमारा। ये उनकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये जो मुद्दा उठा था वो उठा था कि चीफ सेक्रेटरी का स्पेसिफिक लेटर गया था, उस बात पे था कि भाई लेजिस्लेचर एमएलए कैन विजिट द ऑफिस, दैट इज डेरोगेटरी, उस बात का इतराज था मेरे को और वो कर दिया। ये देखो ये लिखा हुआ है, इट हैज नेवर बिन, हमारे टाइम में कोई ऐसा लेटर दिखा दिया भाई चौटाला जी जहाँ ये लिखा हो। हाँ, ये लिखा है इस पैराग्राफ में, क्या लिखा है, द इशू ऑफ चेयरिंग ऑफ ओपन दरबार or a meeting with district level officers by an MLA has been considered again, and it is clarified that no MLA can call meeting of officers or chair open darbar. हमारे कोई एतराज नहीं इस बात में, इस बात का ऑब्जेक्ट नहीं था। जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्शन जो था वो था, however, आगे एक्सप्लेन करते हैं, however an MLA may visit a particular government office for discussion on an issue concerning the public under reasonable intimation, so that the due courtesy and protocol is extended to him. That was it. Why? अब मैंने यही कहा था भाई, कल को अगर मान लो एक पटवारी से काम होगा, मैंने को बात करनी तो he has to go to his office, this is derogatory. फिर ये फैसला किया गया, तो मैंने सजेस्ट किया था कि ठीक है, ओपन दरबार तो हमारे टाइम में तो होता ही नहीं था भाई, जो अभी चौटाला जी कह रहे हैं, ओपन दरबार तो इन्हें शुरू किया है, अनिल विज ने किया है। हमारे यहाँ ग्रीवेंस कमेटी होती थी, उसमें कोई भी आके अपना ग्रीवेंस रख सकता था। तो इस वास्ते हमने सजेस्ट किया था कि भाई एमएलए घर मत आओ कोई, लेकिन रेस्ट हाउस में ही कैन कॉल एन ऑफिसर, व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय। गीता से सोबत खाने वाली जो बात थी, ने कहा था कि आप गीता पे सोबत खाओ, और ये जो चैट वाला विषय है वो तो आप वो कर ना प्रोस्पेक्टिवली करे, रेट्रोस्पेक्टिवली लेना जो पहले हो चुके हैं। आप उस चैट की बात बोलिए जो चैट का आपने, नहीं और मैंने बताया ना आपको, और इश्यूज बताया, और इश्यूज भी बताया जो इंक्वायरी अब तक नहीं हुई, जो वेटनरी सर्जन हुए थे कितने हुए हैं,